नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए डेली आपकी क्लास आ रही है और उसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम करने वाले जीके जीएस का एक मॉडल पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। इससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, अभी तक आप क्या क्या पढ़ रहे हो, किस टॉपिक से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी श्रेणी में हम प्रत्येक क्लास जो रेगुलर आपको आने वाली इसी YouTube चैनल पर, तो अपनी तैयारी को दमदार करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखना क्लास शानदार है, मजा आने वाला है और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। यदि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको यह भी पता होगा कि जो एकता प्रणाली है उसको दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसने संस्थागत रूप से इसको लागू किया था। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अब बात आती है सर, एकता प्रणाली होती क्या है? एकता प्रणाली जो आपका एक राजस्व अधिन्यास था जो नगद वेतन के बदले लिया जाता था, ठीक है। अब बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की यदि हम बात शुरू करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआत में चले जाते हैं और पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी और गुलाम वंश ने शासन किया था 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर। आई बात समझ में? क्या पढ़ा आपने यहाँ पर? और भी इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर रहे थे। गुलाम वंश का एक शासक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन किया था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। चालीसा दल का गठन किया था जिसको तुर्कान ए चिहलगानी बोला जाता है। इस चालीसा दल में क्या था? 40 विश्वासी सरदारों का एक दल था ये, जिसको तुर्कान ए चालीसा भी चिहलगानी भी बोला जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के तो वो चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। आई बात समझ में? सर्वप्रथम पहली बार जो चीज हो रही है ध्यान रख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा दल को तुर्कान ए चिहलगानी भी कहा जाता है, जो 40 विश्वासी सरदारों का एक गुट था। पॉइंट क्लियर? चीजें समझ में आ गई कि आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। भारत की नदियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब यहां पर बात आती है, यदि आपने नदियों वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। वही मेरी बात रिपीट हो रही है कि यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते। और यहां पर देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 4 नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है।
हमें ढूंढना है गलत है सही है ये कि महानदी का जो उद्गम है वो कहां से है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। याद रख लेना, पहली नदी का उद्गम आपको पता चल गया है। दूसरी है कृष्णा नदी, इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है। जो आपकी कृष्णा नदी है उसका उद्गम क्षेत्र यहां पर लिखा गया है कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है, यह भी आपका सही है। तीसरा है कि कावेरी का उद्गम कर्नाटक में कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। क्या यह सही है? जी हां, यह भी सही है आपका। अब चौथा बच गया, सीधी सी बात है, गलत तो होना ही है। देख लेते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, जो कि गलत है। गोदावरी का जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 नदियों के उद्गम स्थल के बारे में आपको यहां पर पता चल गया है। कुछ मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ आपको भी। ठीक है, यहां पर बैठे हो तो ज्ञान ही प्राप्त होगा। 4 नदियां, ध्यान देख लेना। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में कभी भी प्रश्न बनता है क्या कि महानदी का उद्गम इनमें से कौन सा है, उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप। पूरी डिटेल से जानकारी आपके सामने रखी गई है और ये वो प्रश्न है जो आपके आरपीएफ में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस वर्दी को पा सकते हैं जिसके लिए आप अब मेहनत करना शुरू करेंगे। जिसने शुरू कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं शुरू किया अभी भी टाइम है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अभी तैयारी शुरू कर दी और आप नोटिफिकेशन के समय आप तैयारी शुरू करेंगे तो सोच लेना आप कितने स्टूडेंट से पीछे जा सकते हो। अरे 6 महीने की तैयारी है, 6 महीने परेशान हो रहे हो, 6 महीने 1 साल, इससे ज्यादा नहीं, 6 महीने 1 साल लगातार रेगुलर अपनी तैयारी करते रहो। जॉब आपके हाथ में होगी मैं कह रहा हूं, लेकिन रेगुलर आपकी तैयारी होनी चाहिए। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 6 महीने अपने आप को, 6 महीने से 1 साल तक आपको अपने आप को देना है। अपने आप को हर तरह से खो जाना है। किसमें? पढ़ाई में। अपने आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप सुकून से जिंदगी जी सकते हो। किससे? सुकून से। जो अब आपको ये किताबें तकलीफ दे रही है, जो ये पढ़ाई आपको फिलहाल तकलीफ दे रही है, वो आपको जिंदगी भर का सुकून देने वाली है। सिर्फ ये तकलीफ 6 से 12 महीने की है, उसके बाद सुकून होने वाला है। तो कुछ यहां पर तकलीफ उठा लीजिए, नहीं बाद में यदि यहां पर तकलीफ, यहां पर मजे ले रहे हो, इन 6 से 12 महीनों में यदि सुकून ले रहे हो, तो उसके बाद तकलीफें तो पूरी जिंदगी भर नहीं समाप्त होने वाली। इससे अच्छा 6 से 12 महीने कुछ तकलीफ उठा लीजिए, अपने सुकून को खो दीजिए, किताबों में ध्यान दीजिए, पढ़िए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। आ रही है बात समझ में? देखिए ध्यान से देखना, ये फालतू का ज्ञान नहीं है, मैं बात बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं मैं। यदि 6 से 12 महीने पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो कि आपका पेरियार नदी पर है। किस पर है? पेरियार नदी पर, केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अब बात आती है, एक और प्रश्न यहां से बनता है कि इडुक्की बांध का आकार कैसा है? तो इडुक्की बांध का जो आकार है वो चापाकार है। कैसा है? चापाकार। इडुक्की बांध का आकार कैसा है? चापाकार है। इडुक्की बांध के लिए कनाडा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। किस सरकार द्वारा? कनाडा की सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। किस बांध के लिए? इडुक्की बांध के लिए। कहां पर है? केरल में। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। आकार कैसा है? चापाकार है। प्राप्त हुआ कुछ ज्ञान? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2012 में। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। अब बात आती है कि
कुछ अधिनियम है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये जो अधिनियम आपका ये आया था 1980 में। कब? 1980 में। इसके बाद पर्यावरण अधिनियम की बात करें तो आपका जो पर्यावरण अधिनियम है ये था 1986। ठीक है, 1986। आ गई बात समझ में? और एक अधिनियम था जो 1972 में आया था, वो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। 1972 में वनों से संबंधित था, पूरा नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं देखता हूं कि बहुत से कम स्टूडेंट है जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसका आंसर दे पाते हैं। क्या भाई ऐसा है, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप कमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास कमेंट करने का समय नहीं है। अरे उस प्रश्न को लिखिए, जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी तो पता चले कि आप कहां तक पहुंच चुके हो, कहां तक आप तैयारी कर रहे हो। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, 1972 का एक अधिनियम है, इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एग्जाम में भी रिपीट होने वाला प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? इनमें से कौन से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय है असम राज्य का, और इसका क्षेत्राधिकार बड़ा इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक राज्य आते हैं, जैसे आपका मिजोरम आ गया, असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आपका आ गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक आपका नागालैंड आ गया। आ गई बात समझ में? तो यहां पर क्या आया था? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक से राज्य आते हैं, जैसे असम हो गया आपका, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए तीन क्षेत्र हैं आपके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक को बोला जाता है माध्यमिक क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपका आता है विनिर्माण क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की बात करें आपकी शिक्षा हो गई, ठीक है, शिक्षा के बाद बात करें यातायात हो गया आपका, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बात करें खनन हो गया आपका, वानिकी हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर पूछा है आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आर्थिक गतिविधि आती है? तो ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र, ये हो गया तृतीयक क्षेत्र और ये आपका प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? एकदम सही आंसर। जो खनन है, जो वानिकी है, मत्स्य है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों क्षेत्रों से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूखा पर्वन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, अभी एसएससीजीडी के जो एग्जाम हुए थे उनमें भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं और हमेशा पूछे जाते हैं एसएससी में, और आरपीएफ में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक का हाईलाइट टॉपिक रहता है। पंचवर्षीय योजना, बहुत से प्रश्न बनते हैं इससे। तो यहां पर आपसे पूछा है सूखा पर्वन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो वो आपकी यहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, आपको दिख रही है? क्या होगा आंसर? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। कब शुरू किया गया था? 1973 में। कब शुरू किया गया था? 1973 में। यह भी ध्यान रखना है, सूखा पर्वन क्षेत्र। अब यहां पर बात करते हैं हम चार पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली आपकी 1951 से 56, ठीक है। दूसरी है 1956 से 61, तीसरी 61 से 66 और चौथी है 1969 से 74। पहली जो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, जिसमें सीडीपी कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 तक है। उसमें सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें क्या था, 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला और भिलाई। तीसरी है 61 से 66 61 से 66 इसमें कृषि पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था। और चौथी आपकी 1969 से 74 जिसमें सूखा प्रबंधन कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। अब देखिए यहां पर आपको 3 साल का गैप दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता है, और नहीं पढ़ा है तो देखिए 66 से 69 तो 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 ये 3 साल का जो गैप है ये योजना अवकाश है। कौन सा अवकाश? सरकार के द्वारा योजना अवकाश शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर चारों पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 1951 से 56 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसके द्वारा सीडीपी कार्यक्रम शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसी के साथ राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 51 से 66 महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, उद्योग को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, 3 इस्पात संयंत्रों की यहां पर स्थापना की गई थी। इसके बाद तीसरी 51 से 66 जो कृषि पर मुख्य लक्ष्य रखा गया था, और चौथी 69 से 74 और ये 3 जो साल है ये योजना अवकाश के रूप में शुरू की गई थी। 1-1 साल का योजना अवकाश चलाया गया था। आ गई बात समझ में? चारों पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो के बारे में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपने सुना भी होगा। देखिए अल नीनो जो है वो स्पेनिश भाषा से लिया गया एक शब्द है। किससे? स्पेनिश भाषा से लिया गया एक शब्द है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम प्रश्न का आंसर सबसे पहले आपके सामने रखें, ताकि आपकी जो जिज्ञासा है किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यदि पता है तो आप कर लेते हो, नहीं पता है तो आपकी जिज्ञासा जो है ना वो ये कहती है कि प्रश्न का आंसर क्यों नहीं बता रहे सर। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्पेनिश होगा। देखिए ईसा शिशु के रूप में जाना जाता है अल नीनो को, ईसा शिशु के रूप में। ठीक है, यहां पर बात करें अल नीनो की, तो अल नीनो का जो प्रभाव है ना वो अनुभव किया जाता है क्रिसमस के महीने के आसपास। क्रिसमस के आसपास अल नीनो का प्रभाव अनुभव किया जाता है। और अल नीनो किस भाषा का शब्द है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पूछा जाता है कि ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये कप किस खेल से संबंधित है। तो यहां पर आपसे पूछा है फेड कप, तो फेड कप है महिला टेनिस से। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। अब देखिए कुछ ट्रॉफियों के बारे में बात करें। पहले आपकी आती है इजरा कप। कौन सा कप? इजरा कप, जो कि पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। ठीक है, फिर बात करते हैं नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी। जो नेहरू ट्रॉफी है वो आपकी हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से। इसके बाद 2 आती है आपकी, एक तो संतोष ट्रॉफी और एक सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी। सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफियां हैं जो किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमने बात की फेड कप से संबंधित जो महिला टेनिस से संबंधित है, इजरा कप जो पोलो से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी जो हॉकी से संबंधित है, संतोष या सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो ट्रॉफियों से संबंधित आपके एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न वाइज इनको क्लियर करते चलेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मृगनैनी का महल कहां पर स्थित है? मृगनैनी का जो महल है वो आपका ग्वालियर में है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए एक रानी थी, गुजर रानी, ठीक है, जिनका नाम था निन्नी। क्या नाम था? निन्नी। इनके नाम से एक राजा था। उस राजा ने, तोमर शासक था, मानसिंह तोमर नाम था। क्या नाम था? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किस महल का? गुजरी महल का निर्माण। और ये रानी जो थी ना, इनकी आंखें बड़ी सुंदर थी। ठीक है, और इनकी आंखें जो सुंदर थी, इनके कारण ही इनको नाम दिया गया था। क्या? मृगनयनी नाम दिया गया था।
था। तो मृगनयनी का महल कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और 1922 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस महल से संबंधित, 1922 में पुरातत्व विभाग ने इस महल को संग्रहालय में बदल दिया। किस में बदल दिया? संग्रहालय में बदल दिया। किसके द्वारा निर्माण किया गया? मानसिंह तोमर, जो तोमर वंश का शासक था, मानसिंह तोमर, उसके द्वारा गुजर रानी निन्नी के नाम पर। उनकी उस रानी जो थी, उस रानी की क्या थी? आंखें जो बहुत सुंदर थी, ठीक है, उनके कारण ही उनका नाम रखा गया मृगनयनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? कलकत्ता हत्याकांड के रूप में किस घटना को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सीधी कार्रवाई दिवस। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। यहां पर देखिए 6 अगस्त 1946 की हम बात करते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा के समय ही, घोषणा करते ही कलकत्ता में भयंकर दंगे हो गए थे। क्या हो गए थे? दंगे हो गए थे। और ये जो सीधी कार्रवाई दिवस है, ये मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अब बात आती है बंगाल विभाजन। तो आपका जो बंगाल विभाजन है वो 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हो गया था। क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। ठीक है। इसके बाद बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसके बाद नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। 4 चीजें आपको यहां पर पता चली कि ये कब कब शुरू किए गए। देखिए, सबसे पहले सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष एक्शन डे। ठीक है, यहां पर सीधी कार्रवाई दिवस की हम बात करें तो 6 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, अलग पाकिस्तान की मांग को मानने के लिए, मनाने के लिए। ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ 16 अगस्त 1905 को, यह प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 8 अगस्त 1942 को। नमक सत्याग्रह की बात करें 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। क्लियर चीजें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार जो आंदोलन था, निरंकारी आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बाबा दयाल दास। कौन थे? बाबा दयाल दास, जिन्होंने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी 1851। कब की थी? 1851। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे और कब की गई। दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। किससे संबंधित है यह आंदोलन, यह भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन था, यह निरंकारी आंदोलन, जिसके संस्थापक थे बाबा दयाल दास, जिन्होंने 1851 में इसकी शुरुआत की थी। आ गई बात समझ में? प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। जो भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो उस प्रश्न से संबंधित चीजें हैं वो आपके दिमाग में रहने वाली चाहिए। ये नहीं है कि प्रश्न पढ़ा, आंसर कर दिया, चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। वो प्रश्न का आंसर कभी याद नहीं होगा आपको। ये रियलिटी है, पहले बता रहा हूं। उसके आसपास जो भी चीजें हैं ना वो ध्यान रहेंगी तो वो अपने आप याद हो जाएगा कि बाबा दयालदास थे। उन्होंने 1851 में सिख धर्म के सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन की स्थापना की थी, आंदोलन शुरू किया था, निरंकारी आंदोलन। कौन सा था? निरंकारी आंदोलन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी है, इंपोर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी आपका क्या है? कुचिपुड़ी। कर्नाटक की बात करें तो यहां का है यक्षगान लोक नृत्य है, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है यक्षगान। इससे भी प्रश्न बनता है। कर्नाटक का यक्षगान, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी। वैसे आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8 के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कौन कौन से किस राज्य से संबंधित है। 8वां कौन सा है? सत्रिया है, जो 15 नवंबर सन 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक था वो आपका हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो प्रतिहार राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। क्लियर पर्सन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखिए मैंने बताया था आपको, बहुत बार बता चुका हूं, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। जो 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार कानून से संबंधित था। अब तो मिल गया प्रश्न का आंसर, क्या है? 1951। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जब हम बात करते हैं 9, 10, 11, 12, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, 9वीं अनुसूची 10वीं, 11वीं और 12वीं किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं में ही आ जाता है आपका पहला संविधान संशोधन। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए था, एकदम इजी सा प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपूर्णांकों की आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम बढ़ता क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें, देखिए सघन माध्यम का जो अपूर्णांक होता है वो विरल माध्यम से क्या होता है? अधिक होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। सघन माध्यम का अपूर्णांक विरल माध्यम से क्या होता है? अधिक होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा, देखिए सघन माध्यम सबसे पहले है, इनको यदि ऐसे करें, क्योंकि हमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? वायु, पानी और कांच। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि सघन माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा होता है किससे? विरल माध्यम से। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? किसी चालक तार में प्रवाहित धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको प्रतिरोध कहा जाता है, और प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, और इसका जो SI मात्रक आपका ओम होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा जो हो रही है उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को ही प्रतिरोध बोला जाता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जब वह अभिक्रिया जो दो अभिकारकों के मध्य दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और किन के बीच होती है? आयनिक यौगिकों के मध्य होती है। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? आपका एकदम सही आंसर होगा। आगे समझ में कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है आयनिक यौगिकों के मध्य। नेक्स्ट देखिए। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? जो लोहा होता है उसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन की अशुद्धि मिलाई जाती है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए कार्बन की अशुद्धि मिलाने से जो कार्बन के क्रिस्टल जाल होते हैं वो लोहे के परमाणुओं को एक दूसरे से अलग होने से रोकते हैं, एक दूसरे से अलग होने या टूटने से रोकते हैं। इससे लोहा यहां पर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। कार्बन के जो क्रिस्टल जाल है वो ऐसा करते हैं। लोहे में कार्बन की अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि जो लोहे के परमाणु हैं उनको एक दूसरे से अलग होने या टूटने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? कोई भी पदार्थ है जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक छोटी सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। मैंने जो प्रश्न का आंसर पूछा है वो आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके, ठीक है।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।